Hello, Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Naushad Mehdi, and in today's video we will be going to solve the IGCSE paper 4-2 of October-November 2024. So let's start. Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ये पूरी लिस्ट दी हुई है नंबर कुछ मॉलिक्यूल्स की along with their chemical formulas. And they are asking you to answer the question, ठीक है, by looking from the list. So question number 1 में सबसे पहले part A अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि state which of the molecules A to I is an element with a triple bond. तो बेसिकली हमें इनमें से एक ऐसा मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करना है कि जिसके अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो रहे होते हैं बिटवीन द 2 एटम. तो अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को गौर से देखें, ठीक है, तो अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल पिक करता हूँ नाइट्रोजन N2, ओके, तो नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है 2 नाइट्रोजन एटम्स के इन बिटवीन, ठीक है. किस तरीके से कि हमारे पास नाइट्रोजन अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाएं तो देखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है. तो अकॉर्डिंग टू द 7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2,5. ओके, सो इट मीन्स कि इसके लास्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो 5 इलेक्ट्रॉन्स मीन के इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है. तो सिमिलरली अगर हमारे पास N2 है तो सेकेंड नाइट्रोजन भी जो है वो इसी तरीके से होगा 2,5. तो दोनों नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए ताकि वो N2 का मॉलिक्यूल बना सकें, ठीक है. तो दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे अब, क्योंकि दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो दोनों अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को साथ शेयरिंग कर लेंगे, सही है. और इस तरीके से आपके पास इन दोनों के बीच में यू विल गेट अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट. तो इस तरीके से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट नाइट्रोजन के, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस में सेकेंड नाइट्रोजन के, और बाकी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते. तो दिस इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, तो इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल की एग्जांपल है और वो मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर है मॉलिक्यूल G जिसके अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है. इन पार्ट बी इट इज सेइंग दैट कि आपने एक ऐसा मॉलिक्यूल देखना है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सो प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट अपना फूड बनाता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो अगर आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमारे पास है कि जिसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब होती है, वाटर आप प्लांट को देते हैं तो इट कंबाइंस टू फॉर्म द ग्लूकोज C6H12O6. तो ये ग्लूकोज आपका वन ऑफ द प्रोडक्ट है एंड साथ में आपके पास क्या बनती है, ऑक्सीजन की गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है. और फिर आप इस इक्वेशन को अगर बैलेंस कर लें तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज दी ऑक्सीजन गैस O2, राइट. तो ग्लूकोज हमारे पास यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो H हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन जो कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. पार्ट सी में कह रहा है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल आपने देखना है जो कि एज अ फ्यूल यूज होता है, राइट. तो फ्यूल हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसे हमें सब्सटेंस को कहते हैं जिसको बर्न किया जाए यानी कंबशन की जाए, उसके नतीजे में हमें एज अ रिजल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो, राइट. कि जिसकी भी हम कंबशन करें तो एज अ कंबशन हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए और जिसको हम व्हीकल्स वगैरह में एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, राइट. तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ऑप्शन बी अगर हम देखें तो अल्कोहल, इथेनॉल, राइट. तो इथेनॉल हमारे पास एक ऐसा है जो कि हम कार्स और के अंदर हम यूज कर सकते हैं एज ऑल्टरनेटिव फ्यूल. तो ऑप्शन बी. देन हमारे पास है पार्ट डी में कि एक ऐसा मॉलिक्यूल कि जो कि लाइम वाटर मिल्की टर्न करते हैं. एंड यू नो कि ये वाला जो ये टेस्ट ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड आप देखें मॉलिक्यूल डी है. नेक्स्ट वन इज कि एक ऐसा मॉलिक्यूल विच अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एल्केन्स, राइट. सो एल्केन्स के साथ ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, एल्केन के आपने रिएक्शंस पढ़े हैं जिसके अंदर एक आपने पढ़ा था हैलोजिनेशन रिएक्शन, राइट. तो एल्केन का अगर हम हैलोजिनेशन रिएक्शन देखें तो वो किस तरीके से हमारे पास होता है कि अगर हम कोई भी एल्केन सेलेक्ट कर लें, जैसे कि लेट सपोज आपके पास एक एल्केन है मीथेन CH4, राइट.
तो मीथेन को अगर हम Cl2 या कोई भी हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट करते हैं तो इट विल गिव यू अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से कि आपके पास एक Cl का जो एटम है वो एक हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, राइट। तो एक हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह पे Cl आ गया एंड द बाय प्रोडक्ट एक एच यहाँ से और एक Cl यहाँ से मिल गई HCl, राइट। सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन के साथ करते हैं, राइट। सो इट कैन बी एनी ऑफ द हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट। सो ओवर हियर हमारे पास लिस्ट के अंदर क्लोरीन दिया हुआ है जो कि हमारे पास E है। सो द आंसर इज E। ओके, द नेक्स्ट वन इट इज सेइंग कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच इज अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कलरलेस लिक्विड होना चाहिए, कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन देखें तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करें, ठीक है, तो ये आपके पास है C2H4, राइट। तो फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हैं कि C2H4 बेसिकली क्या है, एक एल्कीन मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन है, इथीन, और ये सेकंड फर्स्ट मेंबर है एल्कीन की सीरीज का। तो टॉप ऑफ द मेंबर ये बेसिकली क्या होता है, गैस होता है, राइट। इसके बाद अगर हम ऑप्शन बी देखें, राइट, तो दैट इज द इथेनॉल, और इथेनॉल हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पे इट इज अ लिक्विड, राइट। तो हम यहाँ पे इथेनॉल यानी कि ऑप्शन बी लिख सकते हैं जो कि इथेनॉल है, ओके। और बाकी अगर हम रेस्ट ऑफ द देखें, कार्बन CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, Cl2 है, ये सब ये सारी हमारे पास क्या है, गैसेज होती हैं रूम टेम्परेचर पे। इसी तरीके से क्लोरीन इज ऑल्सो अ गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सारी बाकी जो है वो सब गैसेज हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं ऑप्शन पार्ट डी, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि क्या हो, अनसैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन आपको पता है, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिनके अंदर क्या हो, कार्बन कार्बन का डबल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, राइट। सो इफ यू सी दिस ऑप्शन ए, अभी आपको बताया था कि ये जो ऑप्शन ए ये एक एल्कीन होमोलोगस सीरीज का मेंबर है विच इज इथीन, और इस C2H4 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाए तो यू विल गेट अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। और इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर, तो सिंस इट इज हैविंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इस वजह से ही आपके पास क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सिमिलरली पार्ट एच में 21% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर, यानी आपके पास अगर एयर के अंदर 21% कौन सी गैस होती है, यू ऑल नो कि हमारे पास ऑक्सीजन की गैस होती है, राइट। सो एच इज द आंसर फॉर दिस वन, इज अ रिएक्टेंट इन द हेबर्स प्रोसेस। अच्छा जी, हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, जिससे हम अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। एंड यू ऑल नो कि अगर हम अमोनिया गैस प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, राइट। एंड दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द अमोनिया गैस। तो ये आपके पास हेबर्स प्रोसेस की इक्वेशन है। तो इसके अंदर रिएक्टेंट्स वी हैव नाइट्रोजन गैस एंड दी हाइड्रोजन गैस। तो ऊपर हम अपने पास लिस्ट में चेक कर लेते हैं। तो लिस्ट में यू कैन सी जी मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस है, right, so this is one of the reactant. So I hope this question is clear to everyone. Okay, now moving on to the another question number 2. Aluminium is manufactured by the electrolysis of the aluminium oxide, okay. State the name of the main ore of the aluminium. Okay, तो आपको aluminium की ore का name बताना है जहाँ जिस ore से you can extract out the aluminium, right. तो वो ओर हमारे पास कौन सी है, बॉक्साइट ओर है, राइट। जब हम आयरन की ओर की बात करते हैं तो हम हेमेटाइट ओर यूज करते हैं Fe2O3, और जब हम एल्यूमिनियम की ओर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वहां से अगर हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस ओर का नाम है बॉक्साइट ओर। नेम द सब्सटेंस मिक्स्ड विद द एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस, राइट। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, राइट, तो यू ऑल नो के एल्यूमिनियम जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से करते हैं, राइट। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ जो हमारे पास होती है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, दैट इज दी मोल्टेन Al2O3, राइट, जो कि आपकी ओर है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट में भी ऐड 2 more things, राइट। वन इज दी क्रायोलाइट, राइट, एंड अनदर वन इज फ्लोरोस्पार। सो ये 3 चीज़ें आपके 3 चीज़ें आपके पास ऐड होती हैं जो कि आपके पास बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है
जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर यूज होती हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे दे आर आस्किंग यू के आपके पास जाहिर सी बात है क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार इन दोनों का कोई ना कोई पर्पस है। तो क्रायोलाइट हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम इस इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर, जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, इसको रिड्यूस कर सकें। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो Al2O3 है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और हमें इलेक्ट्रोलाइट में इसको किस फॉर्म में चाहिए, मॉल्टन फॉर्म में चाहिए, राइट। सो इसको मॉल्टन करने के लिए यू नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। 1000 से ऊपर का टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है ताकि हम इसको मॉल्टन कर सकें। सो दैट इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्रायोलाइट डाल देते हैं। क्रायोलाइट क्या करता है, इस Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको रिड्यूस कर देता है, राइट, ताकि हमें मेल्ट करने में आसानी हो। सो दैट इज बेसिकली के जो रिड्यूस कर रहा है आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर, वो कौन है, आपके पास क्रायोलाइट है, राइट। और इसी तरीके से यू ऑल्सो ऐड द फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि फ्लोरोस्पार बेसिकली क्या करता है, जो भी प्रोड्यूस्ड एल्यूमिनियम होता है उस एल्यूमिनियम की विस्कोसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ताकि वो इजीली नीचे क्या हो सके, बॉटम ऑफ द कंटेनर में कलेक्ट हो सके। ओके, कमिंग ऑन टू द पार्ट सी, एक्सप्लेन व्हाई द मॉल्टन मिक्सचर इन द बी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो यू नो कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है मॉल्टन, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि Al2O3 एक आयोनिक कंपाउंड है। जब आप इसको मॉल्टन करेंगे तो क्या होगा, फ्री आइंस प्रोड्यूस होंगे और वही फ्री आइंस बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि Al2O3 एक आयोनिक कंपाउंड है। Table 2.1 contains some information about the processes which takes place at the anode and the cathode, right? So Al2O3 की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपने ये पढ़ा था कि Al2O3 में you have two ions, एक एल्यूमिनियम आयन होता है और एक ऑक्साइड आयन होता है, Ni2O-2। तो एल्यूमिनियम का जो आयन है, राइट, इट इज़ अ कैटाइन। तो कैटाइन हमेशा कहाँ डिस्चार्ज होते हैं, कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होते हैं, और जो एनाइंस है वो हमेशा कहाँ डिस्चार्ज होते हैं, एनोड पे जाके डिस्चार्ज होते हैं। तो एनोड की इक्वेशन तो उन्होंने ऑलरेडी आपको लिख के दी है कि ऑक्साइड आयन जब एनोड पे गया, राइट, तो उसने ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस की, लेकिन आपको इसकी ये इक्वेशन कंप्लीट भी करनी है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया। तो यू कैन सी ऑक्साइड आयन के पास चार्ज है 2-। सो एक ऑक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो आपके पास 2 टाइम्स ऑक्साइड आयन है ओवर हियर, राइट। सो 2 ऑक्साइड आयन मिलके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 4 आ गया। अच्छा, सिमिलरली आपको कैथोड की इक्वेशन भी लिखनी है। कैथोड पे आपके पास कौन सा आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, तो Al+3, राइट। तो ये कैटाइन जो है वो कैथोड पे जाएगा और कैथोड पे जाके क्या करेगा, डिस्चार्ज होने के लिए इट वुड बी डूइंग रिडक्शन, राइट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि अपना ये +3 का चार्ज इसका खत्म हो सके। तो एल्यूमिनियम आयन को कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे, it has to gain 3 electrons, right? So ये 3 electrons gain करेगा and after gaining the 3 electrons ये convert हो जाएगा किसके अंदर, aluminium metal के अंदर, right? और वो फिर bottom of the tower के ऊपर, bottom of the container में collect हो जाएगा, right? Okay, next one, state why the process at the anode is oxidation, right? So anode पे जो reaction है, they are asking कि ये oxidation क्यों है। तो you all know कि oxidation क्या होती है, loss of electron को कहते हैं, राइट। सो ऑक्साइड आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने से दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सो यू कैन राइट के इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लॉस्ट, ओके। ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट द एनोड, एक्सप्लेन व्हाई द मेन गैस गिवन ऑफ द एनोड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉट द ऑक्सीजन गैस, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि देखें, एनोड पे आपके पास कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, बट वो कह रहा है कि आपको ऑक्सीजन गैस एनोड पे नहीं मिलेगी, बल्कि मेनली जो गैस आपको गिवन ऑफ होगी दैट इज दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। सो ऐसा क्यों है, हालांकि तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो व्हाई यू आर गेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैन। सो इट्स वेरी सिंपल कि जब आपके पास बेसिकली जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। सो एनोड बेसिकली क्या होता है कि ये आपके पास कुछ प्लेट्स हैं, दीज प्लेट्स आर ऑल दी एनोड्स, राइट। और कैथोड यू माइट बी नोइंग कि कैथोड हमारे पास इस इनर वॉल की लाइनिंग के ऊपर आपके पास क्या होता है, कैथोड होता है, राइट। सो बेसिकली अभी तो हम एनोड की बात कर रहे हैं। सो एनोड के ऊपर दिस इज योर एनोड, राइट। सो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑफ मॉल्टन Al2O3, सो ये जो एनोड है दे आर मेड अप ऑफ द मटेरियल विच इज द ग्रेफाइट, राइट। तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे अभी हमने देखा कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो जैसे ही एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, राइट,
सो वी ऑल नो कि आपके पास ये जो मोल्टेन टेम्परेचर है, अंदर का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी इस एनोड पे, तो एनोड चूंकि ग्रेफाइट या कार्बन का बना हुआ है, तो वो कार्बन जो एनोड है, राइट, वो मटेरियल जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा या कंबस्ट हो जाएगा, राइट। और कंबस्ट होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के अंदर। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो एनोड है जो कि कार्बन का बना हुआ है या ग्रेफाइट का बना हुआ है, वो इस ऑक्सीजन के गैस के साथ जो कि आपके एनोड पे प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। एंड रिएक्ट करने के बाद ये एनोड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के अंदर। सो बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रोड्यूस हो रही है, एक्चुअली में तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो कन्वर्ट हो रही है रिएक्ट करने के बाद एनोड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा कि टाइम के साथ साथ ये जो एनोड है ये आहिस्ते आहिस्ते वैनिश होने लगेगा, राइट। ये खत्म होते जाएगा, इसकी प्लेट, इसका मास रिड्यूस होने लगेगा। एक वक्त आएगा कि जब एनोड पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको एनोड की प्लेट्स को दोबारा से रिप्लेस करना होगा, राइट। तो इसी चीज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, राइट। तो 2 मार्क क्वेश्चन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेंशन करेंगे कि हमारा एनोड है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट, राइट। So anode is made up of carbon and graphite. So therefore, oxygen gas produced at anode reacts with carbon to form carbon dioxide. Okay, coming on to the next question. In the part E, it is saying they state why aluminium is used in the food containers, right? So aluminium के बारे में ये the property you all might be knowing कि जो aluminium का metal का piece होता है उसके इर्द गिर्द पहले से एक protective layer होती है, right? और वो protective layer किस चीज़ की होती है, aluminium oxide की होती है। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, राइट, एल्यूमिनियम के सराउंडिंग में यू हैव दिस प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, एल्यूमिनियम को कोरोजन से प्रिवेंट करती है, राइट। जो बाहर से ऑक्सीजन गैस है या जो वाटर है जो कि कोरोजन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो इसके साथ इन कांटेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि इसके पहले से प्रोटेक्टिव लेयर है, राइट। तो इसलिए एल्यूमिनियम क्या होता है, रेजिस्टेंट टुवर्ड्स कोरोजन होता है, इजीली वो कोरोड नहीं हो सकता, राइट। तो इसी वजह से जब उस पर कोरोजन नहीं हो सकती तो यू कैन यूज इट इन द फूड कंटेनर्स ऑल्सो, राइट। सो वी कैन राइट ओवर हियर कि इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स कोरोजन। Okay, going to the next question. Now in the part F, it is saying कि aluminium reacts with fluorine to form the ionic compound aluminium fluoride, right? Aluminium fluoride हमारे पास बन रहा है। Complete the dot and cross diagram. Okay, so अगर हम aluminium fluoride हमें यहाँ पे इसकी dot and cross diagram complete करनी है तो इसके लिए आपको periodic table को use करना होगा। जब आप periodic table पे जाएंगे तो periodic table में you will find कि aluminium का atomic number 13 है, so उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 283, राइट। तो अगर हमें आयनिक कंपाउंड बनाना है तो एल्यूमिनियम को अपना लास्ट शेल कंप्लीट करना है। तो लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, ये 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लूज कर देगा, राइट। एंड आफ्टर लूजिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Al+3 में, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8 हो जाएगी, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे एल्यूमिनियम का आयन कौन सा बनेगा, +3 बनेगा, राइट। एंड आफ्टर लूजिंग दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2,8। So 2 electrons are already drawn over here. So आपको बेसिकली एक और शेल बनाना है and over there you have to draw the remaining 8 electrons in this way. Okay. Similarly, अगर आप फ्लोरीन देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, राइट। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,7। सो फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। सो आफ्टर गेनिंग दैट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, सो इट विल बिकम F-1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, 2,8, राइट। सो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और एल्यूमिनियम कितने लूज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट। सो एल्यूमिनियम बेसिकली चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है
तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये 3 फ्लोरीन में एक एक करके डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन गेन करेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन एक और फ्लोरीन, तीसरा इलेक्ट्रॉन एक और फ्लोरीन गेन करेगा, राइट। तो एल्यूमिनियम 1 टाइम है, लेकिन फ्लोरीन के एटम 3 टाइम्स है, और तीनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। एंड आफ्टर इट दे आर गेटिंग अ चार्ज ऑफ -1। तो फ्लोराइड आयन के ऊपर आप चार्ज लगा दें -1, एंड इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, राइट। तो इसके अंदर भी आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अपने, राइट, जो कि आप डॉट से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से गेन हुआ है, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से डिनोट हो रहा है, तो यू विल प्लेस अ क्रॉस साइन ओवर हियर, ओके। सिमिलरली यही काम आप इस फ्लोरीन के साथ भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का क्रॉस, एंड सेम with the third fluorine also, right। तो एक क्रॉस यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में they saying sulfur form 2 chloride, right, P and Q. Chloride P has the formula H2Cl2, chloride C has the formula HCl2, right। दो अलग अलग क्लोराइड हैं, एक का फॉर्मूला H2Cl2, एक का HCl2 है। Both chlorides are covalently bonded and have the low melting point. Suggest in terms of the attraction between the particle why these chlorides have low melting point. तो हमें बताना है कि इन chlorides का low melting point क्यों है, okay? So basically they have mentioned in the question, उन्होंने question में पहले से mention किया हुआ है कि उनके अंदर क्या है, covalent bonding है, राइट। और बेसिकली ये कौन से कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कौन से कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि क्या है, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो जितने भी सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, राइट, जिसको ब्रेक करने के लिए यू नीड अ वेरी लो टेम्परेचर, राइट। उसके लिए कोई हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। सो यू कैन सिंपली राइट के they have weak intermolecular forces, right, यानी उनके जो molecules हैं उनके बीच में weak intermolecular forces हैं, right, और जब weak intermolecular forces हैं so therefore they need a low temperature, right, जिस वजह से उनको low temperature चाहिए for the melting, right। So weak intermolecular forces is okay। Part B, chloride P H2Cl2 forms when sulfur reacts with the chlorine, right। जब सल्फर क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो आपको एक क्लोराइड मिल रहा है H2Cl2, तो आपको एक इक्वेशन लिखनी है फॉर दिस, ठीक है। तो सल्फर सिंपल है, सल्फर पीरियोडिक टेबल में आप जाएं, सल्फर का सिंबल जो है वो कैपिटल S होता है, ठीक है। इसको रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन आपने पढ़ा है, क्लोरीन एक हैलोजन है, ग्रुप 7 का एलिमेंट है। ग्रुप 7 के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या होता है, डायटोमिक होता है। सो यू मीन्स के डायटोमिक मीन्स के वो क्या होगा, Cl2 होगा। तो सल्फर जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट विच इज H2Cl2। तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया H2Cl2, राइट। और अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दें तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ओके, नाउ यू हैव टू कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर दिस HCl2, ठीक है। एक और क्लोराइड जो HCl2 था, इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपने यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए आपको पहले एटॉमिक नंबर चेक करना है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगी, 2 8 एंड 6, राइट। लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगी, 2 8 एंड 7, राइट। तो सल्फर के बाद लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, और आपने सिर्फ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शो करना है। सो इफ यू ड्रॉ दी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, राइट, 5 एंड 6, ठीक है। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 है, तो 7 मीन्स कि उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब वो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, राइट। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर होता है, राइट। सो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2
3 4, तो ये आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, राइट, और 5 6 एंड 7. सिमिलरली इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो इस तरीके से यू विल कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. ओके, पार्ट डी. Chloride P is converted to the chloride Q by the reaction with chlorine in a closed system, right? So ये एक reversible reaction है. The forward reaction is exothermic. ठीक है, ये जो forward reaction है ये आपके पास है exothermic, जो कि delta H negative sign से show होता है. Suggest the two changes to the conditions which will result in the decrease in the concentration of the chloride Q at equilibrium, right? So chloride Q कहाँ पर है? प्रोडक्ट के अंदर है. ठीक है, तो प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आपने क्या करना है? डिक्रीज करना है. तो आपने ऐसे दो चेंजेस बताने हैं कि जिससे आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? डिक्रीज. और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज होगी? ठीक है, जब आप कहाँ जाएंगे? बैकवर्ड रिएक्शन में जाएंगे. ठीक है, जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, यानी जब हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो बेसिकली आपने ऐसी दो कंडीशंस यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है जिससे कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहिए. ठीक है, सो बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास किस तरीके से होगा? राइट, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है कि बैकवर्ड रिएक्शन, अगर आपने रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो या तो आप रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं. ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की जब हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ताकि इक्विलिब्रियम वापस से क्या हो जाए? अचीव हो जाए. राइट, सो वन ऑफ द कंडीशन आप क्या कर सकते हैं? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो रिएक्टेंट्स में आपके पास कौन है? H2Cl2 है. ठीक है, या और आपके पास कौन है? Cl2. तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप डिक्रीज करते हैं तो फिर आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा. ठीक है, सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें जिसके अंदर हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बैकवर्ड जाने के लिए? कि अगर हम यहाँ पे और क्या कंडीशन हो सकती थी? टेम्परेचर की वन ऑफ द कंडीशन है. ठीक है, अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास जो हीट एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की साइड पे होती है. राइट, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो प्रोडक्ट वाली हीट इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, जिसको बैलेंस करने के लिए फिर रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. और जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. राइट, तो आपके पास क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी ये बैकवर्ड जाएगा. राइट, और इसी तरीके से एक और कंडीशन होती थी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने की, जो कि आपके पास क्या थी? प्रेशर की कंडीशन थी. राइट, तो लेकिन अगर हम प्रेशर की कंडीशन यहाँ अप्लाई करें तो प्रेशर के लिए आपको क्या करना होता था? पहले तो चेक करना होता था कि दोनों साइड पे रिएक्टर से प्रोडक्ट गैसियस है या नहीं. तो इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही है, रिएक्टर से प्रोडक्ट सबके सब गैसियस हैं. और फिर हम क्या करते थे? नंबर ऑफ मोल्स चेक करते थे. राइट, तो रिएक्टेंट साइड पे अगर हम मोल्स चेक करें 1 + 1 2 है. राइट, और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 मोल्स है. तो दोनों साइड पे चूंकि मोल्स बैलेंस है तो ऐसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे प्रेशर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता जब दोनों साइड पे मोल्स क्या हो? इक्वल हो. तो प्रेशर वाला केस इसके अंदर हम अप्लाई नहीं कर सकते. राइट, तो यही दो आपके पास कंडीशन है, या तो आप रिएक्टेंट्स को डिक्रीज कर दें तो बैकवर्ड चला जाएगा. राइट, या फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तब भी बैकवर्ड जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो क्लोराइड Q है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, पार्ट ई. पार्ट ई में दे आर सेइंग कि द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द कोलिजन थ्योरी. ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन. ठीक है, जितनी ज्यादा से ज्यादा कोलिजन्स होती हैं उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है. राइट, and the proportion of the collisions which have the enough energy or the energy equal to the activation energy. Right, यानी जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा होगी तो उतना ही रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? फास्ट हो जाएगा. ना क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफाइन द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑल नो कि वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट्स को रिक्वायर्ड होती है ताकि वो कन्वर्ट हो सके किसके अंदर? प्रोडक्ट्स के अंदर. राइट, और इसके लिए आप यू ऑल नो के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो हमारे पास होती है. ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स के पास अपनी एवरेज इंटरनल एनर्जी है, तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए ताकि वो कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट्स के अंदर से. तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इज कॉल्ड दी एक्टिवेशन एनर्जी.
right? So how are you gonna define it? के minimum amount of energy required for effective collision भी लिख सकते हैं, right? Required for effective collision या required for convert reactant into product, right? तो ये वो मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर फॉर दी अफेक्टिव कोलिजन रिक्वायर्ड होती है. एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल जो है वो कैपिटल ई और सब्सक्रिप्ट के अंदर ए. ओके, अब आपने ये टेबल कंप्लीट करना है बाय यूजिंग द वर्ड्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और नो चेंज. ओके, effect on the frequency of the collision between the particles. Concentration of chlorine is increased. तो अगर हम क्लोरीन की concentration increase करें, right? So effect on the frequency of the collision between the particles, right? तो obvious ही बात है कि जब हम concentration increase करेंगे यानी कि number of particles को increase करेंगे, तो जितने ज्यादा से ज्यादा number of particles increase होंगे, number of collisions भी क्या होंगी, increase हो जाएंगे. तो number of collisions क्या होगी, increase, right? Similarly, temperature is increased. अगर हम temperature increase करें तो you all know temperature increase करने से kinetic energy increase होती है और जब particles की kinetic energy increase होती है तो वो और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, collide करते हैं. तो इसमें भी हमारे पास number of collisions क्या होंगी, increase होंगी, right? Similarly, second column में they are asking the effect on the proportion of collisions which have energy greater than or equal to the activation energy, right? कि क्या वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट है, क्या उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी में भी कोई इजाफा होगा या नहीं होगा, वो हमें चेक करना है, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन इज इंक्रीज. अच्छा, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं क्लोरीन की, राइट, तो वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इससे ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टिकल्स जो कि एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच सकते हैं उनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, राइट? फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं और उस 100 मॉलिक्यूल्स में से लेट्स सपोज कि सिर्फ 20 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट है, राइट, जो कि अफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा कर दूं तो ये बात जरूरी थोड़ी है कि जो अफेक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो 20 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि अफेक्टिव कोलिजन कर रहे थे वो भी इंक्रीज हो जाए, राइट? क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, वो सिर्फ हमारे पास कब चेंज हो सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दें, यानी उनके पास इतनी एनर्जी आ जाए, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए कि वो भी एक्टिवेशन तक पहुंच जाए. तो हमें बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी तक मॉलिक्यूल्स को पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, उसको और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी होगी. जब मॉलिक्यूल्स के पास और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आएगी तब जाके वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच सकते हैं. तो उसका जो लिंक है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं है, ठीक है, उसका लिंक किसके साथ है, एनर्जी के साथ है, कि जब मॉलिक्यूल्स को इनफ एनर्जी मिलेगी तभी तो वो एक्टिवेशन तक पहुंचेंगे और तभी एक्टिवेशन तक पहुंचने वाले मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना? तो अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उनको एक्टिवेशन तक पहुंचा दिया, राइट? तो अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तमाम मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो वो मॉलिक्यूल जो कि एक्टिवेशन तक पहुंचेंगे उनकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ पाएगा. हाँ, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल्स है अगर जो कि एक्टिवेशन तक नहीं पहुंच पा रहे थे पहले, लेकिन आपने टेम्परेचर इंक्रीज करके उनकी एनर्जी और ज्यादा कर दी, उनको एनर्जाइज कर दिया, तो हो सकता है वो एक्टिवेशन तक पहुंच जाए. तो जाहिर सी बात है अब नंबर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने वाले मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट? एंड सिमिलरली आप कैटेलिस्ट डालते हैं, कैटेलिस्ट आपको पता है क्या करता है, कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, राइट? तो एक्टिवेशन एनर्जी को जब कैटेलिस्ट कम करता है, जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम यहाँ पे बनाएं, ठीक है, तो ये आपके पास है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? ठीक है, तो अगर हम कैटेलिस्ट इसमें डाल दें तो कैटेलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है ना? तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो लेट्स सपोज पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे जो कि एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच पा रहे थे, ठीक है ना? लेट्स सपोज के पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 में से सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स थे जो कि एक्टिवेशन तक पहुंच पा रहे थे.
ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी आपकी, हाई थी एक्टिवेशन एनर्जी, आपने कैटेलिस्ट नहीं डाला था। लेकिन जब आपने कैटेलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, यानी आपने अपना टारगेट कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। तो पहले अगर सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन तक पहुंच पा रहे थे, तो हो सकता है कि आप 30 मॉलिक्यूल्स या 40 मॉलिक्यूल्स पहुंच जाए, क्योंकि आपने टारगेट ही कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। ठीक है, तो हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पहुंच जाए। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि लेट्स सपोज कि अगर क्लास के अंदर पासिंग क्राइटेरिया 50 मार्क्स का है, राइट, अगर हम पासिंग क्राइटेरिया 50 मार्क्स सेलेक्ट कर लें, तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से ऊपर आए हैं वो सारे पास हो जाएंगे। लेट्स सपोज सिर्फ 100 में से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 अबव हैं, तो 20 स्टूडेंट्स क्या हो गए, पास हो गए, क्योंकि क्राइटेरिया क्या था, 50 मार्क्स का था। तो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स अबव 50 हैं तो वो पास हो गए, बाकी सारे क्या है, फेल है। अब लेट्स सपोज के उसमें से 10 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 40 और 50 के इन बिटवीन थे, लेकिन वो भी फेल है क्योंकि उनके मार्क्स तो 50 से कम है। लेकिन अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी, वो जो टारगेट है 50 मार्क्स का, अगर वो मैं टारगेट ही कम कर दूं, लेट्स सपोज अब मैं कहता हूं नहीं भाई 40 मार्क्स भी जिन स्टूडेंट्स के आए 40 और अबव वो भी पास हो जाएंगे। अब तो अब वो स्टूडेंट जो कि 10 से लेकर 40 से लेकर 50 के इन बिटवीन थे, अब वो भी क्या होंगे, पासिंग क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे। अब तो यानी नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह एक्टिवेशन एनर्जी का आपके पास एक टारगेट था, तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो एक्टिवेशन तक क्रॉस कर रहे थे, राइट, और कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं क्रॉस कर पा रहे, लेकिन आपने एक्टिवेशन एनर्जी का टारगेट ही कम कर दिया, तो हो सकता है कि कुछ और रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स भी अब एक्टिवेशन तक पहुंच जाए, राइट। जिस तरीके से 40 से 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी पासिंग क्राइटेरिया में अब लाई करना शुरू कर जाते, तो इस तरह हो सकता है और भी मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन तक लाई करना शुरू कर जाए। तो इस वजह से उन मॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, प्रेजेंट है, राइट। तो टेम्परेचर और कैटलिस्ट की वजह से उन मॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो जाता है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट होती है, राइट। तो आई होप कि ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया।